ज़रा तसव्वुर करें, रात का अंधेरा, एक सुनसान सड़क पर एक औरत एक ऐसे जादूगर के पीछे चल रही है जिस पर इसे मुकम्मल भरोसा है। वो सोच रही है कि आज इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, किस्मत खुल जाएगी, खूबसूरती आएगी और इसके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन आज जो इसका इंतज़ार कर रहा है वो कोई बेहतर मुस्तकबिल नहीं, बल्कि एक बड़ा सा गड्ढा है जो इसके लिए पहले से बनाया गया है और ये इसका आखिरी सफ़र है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है इंडोनेशिया के एक जादूगर अहमद सराजी की, जिसे पूरी दुनिया ने शामान्स के नाम से जाना। तो आज की इस वीडियो में हम इंडोनेशिया की तारीख के इसी खौफनाक केस की बात करने वाले हैं जो पूरे 11 सालों तक चलता रहा। इसमें एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरी 42 जानें गई और इसने पूरे इंडोनेशिया को हिला कर रख दिया। तो आइए फिर इस कहानी को शुरू से लेकर समझते हैं और वहीं चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ। अहमद सराजी 10 जनवरी 1949 को इंडोनेशिया के शहर मीदान में पैदा हुआ। वह सीसा मियांग नामी गांव में रहता था। इसकी 3 बीवियां थीं जो आपस में सगी बहनें थीं। इन तीनों से इसके 9 बच्चे थे। ज़ाहरी तौर पर वो एक आम सा आदमी लगता था, मवेशी पालता था, घर पर एक छोटा सा इलाज का सिलसिला चलाता था। लेकिन ये आमपन सिर्फ ऊपर की परत थी। बचपन से ही जब वो सिर्फ 12 साल का था, इसने अपने बाप की छोड़ी हुई किताबों से जादू और शमानिज़म सीखना शुरू किया। इसका बाप भी एक शामान था। शमान वो शख्स होता है जो दावा करता है कि वो रूहों से रब्ता कर सकता है, बीमारी ठीक कर सकता है या रूहानी रहनुमाई दे सकता है। इसमें डोल, ट्रांस, मजहबी रस्में वगैरह शामिल होती हैं। वक्त के साथ साथ अहमद सराजी अपने इलाके का एक मशहूर शामान बन गया। लोग इसके पास बीमारी, पैसों की तंगी और खूबसूरती के लिए आते। लेकिन इसका एक और भी चेहरा था। वो कई बार जेल भी जा चुका था, छोटे मोटे जराइम में, जैसे चोरी और तोड़फोड़। मगर वो जो सबसे बड़ा जुर्म कर रहा था उसको किसी को पता भी नहीं था। 1986 से 1997 तक यानी पूरे 11 सालों में इसने 42 नौजवान औरतों को कत्ल किया। इनकी उम्रें 13 से 30 साल के दरमियान थी। वो सब इसकी क्लाइंट थी जो अपनी किस्मत बदलने आई थी और कभी वापसी नहीं गई। कहानी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया वो अप्रैल 1997 में आया। एक नौजवान लड़का गन्ने के खेत के करीब से गुजर रहा था जब इसे एक अजीब सा टीला नजर आया, जैसे वहाँ पर कोई चीज़ दबाई गई हो। इसने ये बात अपने चचा को बताई, जिसने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया। जब वहाँ खुदाई हुई तो सबके होश उड़ गए। वहाँ से एक औरत की लाश मिली, नंगी दफन की हुई। पुलिस को बुलाया गया। लाश की शिनाख्त हुई। वो 21 साल की सरी कमाला देवी थी। शुरू में पुलिस को शक इसके शोहर पर हुआ क्योंकि इनके पड़ोसियों ने बताया कि गायब होने वाली रात को दोनों में झगड़ा हुआ था। लेकिन जब वहाँ आसपास मजीद खुदाई की गई तो सिर्फ 4 से 5 मीटर के फासले पर 2 और लाशें मिली। फिर एक के बाद एक पुलिस को 42 औरतों की लाशें मिली, जिनमें ज़्यादातर की सिर्फ हड्डियाँ रह गई थी। पूरा इलाका खौफ और सदमे में डूब गया। एक हफ्ते के बाद एक रिक्शा ड्राइवर सामने आया। इसने बताया कि श्री कमाला देवी के गायब होने से पहले वो इसे अहमद सराजी के घर छोड़कर गया था। श्री ने जाते वक्त इससे कहा था कि ये बात किसी को बताना नहीं, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। ये लीड पुलिस के लिए काफ़ी थी। पुलिस अहमद सराजी के घर पहुंची और पूछताछ शुरू की। इसने कहा हाँ, श्री आई तो थी लेकिन शाम को चली गई थी। लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो वहाँ से श्री के कपड़े, हैंडबैग और जेवर मिले और इसके अलावा 20 और घड़ियाँ, जिनसे बाद में दूसरी विक्टिम की शिनाख्त की गई। अहमद सराजी को और इसकी तीनों बीवियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अहमद सराजी पहले खामोश रहा, फिर पहली विक्टिम का इतराफ़ किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके 16, 20, 30 और आखिर में 42 विक्टिम का मुकम्मल इतराफ़ कर लिया। जब पुलिस ने इससे पूछा कि तुम्हारा इस सब के पीछे असल मकसद क्या था, तो वो कहानी जो इसने सुनाई वो कुछ यूँ थी। एक रात इसे ख्वाब आया। इसके ख्वाब में इसके मरहूम बाप ने इसे बताया कि अगर वो 70 नौजवान औरतों का थूक यानी सलाइवा इकट्ठा कर ले तो वो एक इंतहाई ताकतवर शामान बन जाएगा जो अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगियां तब्दील कर सकेगा। शुरू में इसने हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर इसे लगा कि 70 औरतों का सलाइवा इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत वक्त लगेगा, खतरा होगा। तो इसने खुद एक शॉर्टकट निकाला। विक्टिम को जिंदा छोड़ने की बजाय जान से मार दो, काम जल्दी होगा। अपने बाप के बारे में बोलते हुए इसने खुद कहा कि मेरे बाप ने सिर्फ मुझे सलाइवा इकट्ठा करने को कहा था, कत्ल करने को नहीं। ये मेरा अपना फैसला था। और दिलचस्प बात यह कि वाकई वो इस रिचुअल को सच मानता था, क्योंकि जब कोई क्लाइंट ना आती तो वो पैसे देकर खुद औरतों को लाता ताकि वो ये रिचुअल कंप्लीट कर सके। इसका तरीका वारदात बिल्कुल सोचा समझा था। जब भी कोई औरत मशवरे के लिए इसके पास आती तो वो कहता
आज रात गांव की सरहद पर मिलो। वहां से वो इसे अंधेरे गन्ने के खेतों में ले जाता। बाज विक्टिम्स को शक भी होता, लेकिन अहमद सराजी ने यकीन दिला देता। कहता अगर तुम वाकई अच्छा इलम, खूबसूरती और कामयाबी चाहती हो तो ये रिचुअल ज़रूरी है। मेरी बाकी तमाम पेशेंट भी यही करती हैं, चाहे तो उनसे पूछ लो। इस रिचुअल में सबसे पहले खोदे हुए गड्ढे में विक्टिम को उतारा जाता, हाथ पांव बांधे जाते, मुंह और नाक को बंद कर दिया जाता और वो औरत दम घुटने से मर जाती। मरने के बाद अहमद सराजी अपनी विक्टिम का सर एक तरफ झुकाता और इसका थूक यानी कि सलाइवा निकाल लेता। फिर इस औरत के कपड़े उतारे जाते ताकि लाश जल्दी गल सड़ जाए और इस तरीके से इसको दफन किया जाता। इसका सर अहमद सराजी के घर की तरफ हो, क्योंकि इसका मानना था कि इस तरह रूह हमेशा इसकी तरफ मुतवज्जे रहेगी। इसकी पहली बीवी भी इस पूरे अमल में इसके साथ होती थी। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन अदालत में अहमद सराजी ने अचानक पलटी मार ली। इसने कहा कि मैंने जो भी बयान दिए थे वो जबरन लिए गए थे, पुलिस ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। इसकी पहली बीवी ने भी यही कहा कि मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन विटनेसेस के बयानात, शवाहिद और 42 लाशों की मौजूदगी के सामने ये कुछ काम ना आया। 27 अप्रैल 1988 को अदालत ने फैसला सुनाया। अहमद सराजी को इंडोनेशियन आर्टिकल 340 के तहत सोचे समझे कत्ल का मुजरिम करार दिया गया और सजाए मौत सुनाई गई। इसकी पहली बीवी को उम्र कैद मिली। फैसले के वक्त अहमद सराजी बिल्कुल पुरसकून था। कई रिपोर्टर्स को देखकर मुस्कुरा रहा था। जब बाद में इससे पूछा गया कि तुम्हें तो सजाए मौत मिली है और तुम इतना पुरसकून कैसे हो, तो वो बस एक लाइन में बोला, मैं अपील करूंगा। इसने पहली अपील की, रद्द हो गई। 2004 में लीगल एड के जरिए सदर से माफ़ी मांगी। दिसंबर 2007 में वो भी रद्द हो गई। इसके वकील ने कहा कि इनका मुवक्किल तौबा कर चुका है, जेल में उसका अच्छा बर्ताव है, इसीलिए उसकी मौत की सज़ा ख़त्म कर दी जाए। लेकिन इनकी ये अपील भी रद्द हो गई और फिर 10 जुलाई 2008 की शाम को अपनी गिरफ्तारी के ठीक 10 साल के बाद अहमद सराजी को फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत दी गई। 3 गोलियां सीधी सीने में लगी और उसी वक्त ख़त्म हो गया। ये केस आज 2026 में भी लोगों को कपकपाता है। इस केस की इंटरनेशनल मीडिया कवरेज जो इंडोनेशिया के लिए बहुत ही शर्मनाक थी। लेकिन असल सवाल ये है कि ऐसा मुमकिन कैसे हुआ कि एक आदमी 11 सालों तक 42 औरतों को एक ही तरीके से मारता रहा और किसी को पता ही नहीं चला। शायद इसकी वजह है एतमाद, अंधा एतमाद। जब कोई शख्स ताकतवर हो जाए और इस पर सोसाइटी की मोहर लगी हो, जब वो अपने आप को अथॉरिटी के तौर पर पेश करे, तो लोग अक्सर इसे सवाल करना छोड़ देते हैं। आज हमारे मुआशरे में सुपर नेचुरल और रूहानी अकायद बहुत गहरे हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो लोग इन अकायद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ख़तरनाक इंसान होते हैं। इसीलिए हमेशा सवाल करो, हमेशा सोचो और याद रखो, कोई भी जादूगर या मजहबी पेशवा जो तुम्हें अंधेरे में अकेले में किसी अनजान जगह ले जाने की कोशिश करे, वो तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं, तुम्हारे लिए खतरा है। शामान अहमद सराजी तो 42 कत्लों के बाद पकड़ा गया और इसका खेल ख़त्म हो गया, लेकिन इस जैसे लोग आज भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। बस इनके चेहरे बदल जाते हैं, हरकतें नहीं। सो बी केयरफुल। अल्लाह हाफिज़।